Hello everyone, welcome to Prakshi classes. We are back on our channel and providing you the mathematical reasoning video. This mathematical reasoning जो section है ये उन बच्चों के लिए important है जो लोग भी HTET PGT किसी भी पेपर से तैयारी कर रहे हैं एज वेल एज जो NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की। बेटा HTET PGT का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अप्रोचिंग में है और आने वाला है, तो आप लोग की जो तैयारी है वो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली हो गई होगी। इस टाइम आपका जो टाइम है, आपको जो टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, आप रिवीजन करने के लिए टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, क्योंकि आप लोग को कंसेप्ट्स तो पता है, चाहे आप HTET PGT कॉमर्स सेक्शन से दे रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पेपर से दे रहे हो, चाहे आप फिजिकल साइंस से दे रहे हो, कंप्यूटर साइंस से दे रहे हो, यू आर वेल वर्स्ड विद द कंसेप्ट्स और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी होगी। पर इस टाइम पे अब आपको करना क्या है, आपको उन कंसेप्ट्स की जो नॉलेज है उनको रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का क्या तरीका है, पहले तो सब्जेक्ट का जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज वो आपके हाथ में है। उसके बाद आपका 3 पार्ट्स और होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर दूसरा आपका आता है लैंग्वेज और तीसरा आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिकल रीजनिंग, आपका ये जनरल नॉलेज, आपका अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स में जो मैं फोकस कर रही हूँ, हमारा वाला जो मेन पार्ट है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट। ठीक है, इसमें आपके जिस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे उन पे मैं सब पे फोकस कर रही हूँ, एज वेल एज जो लोग NTA नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी मैथमेटिकल पार्ट के क्वेश्चंस आते हैं, उनका भी मैं तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, सो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्राक्षी क्लासेस को। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक लिंक पहुंच जाए और आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, मैं ये चाहती हूँ। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये NTA नेट पेपर 1 में आ चुके हैं, जून 2019 के पेपर में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया गया, कैसे समझा गया, ये सब मैं आपको समझाऊंगी और आप लोग समझेंगे। जहां पर भी आप लोग को डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 5%। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो हमारा ईयर है, मान लो ये हमारा ईयर 2017 है। ठीक है, 2017 से लेकर 2018 ये होता है हमारा पूरा ईयर। ठीक है ना, 2017 पूरा ईयर हो गया। पूरे साल में जो पॉपुलेशन है एक टाउन की वो 5% से बढ़ गई। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स 2018 के बाद 2019 तक, ये भी पूरा 1 साल हुआ, नेक्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई 5% से। तो कहने क्वेश्चन में क्या चीज आपको गिवन है, एक बार बोला गया है कि पहले साल में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 5% और दूसरी बार बोला है नेक्स्ट ईयर में पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 5% से। इफ द पॉपुलेशन इज 29925 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, बेटा पहला फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन है वो 5% से इंक्रीज हुई है। फिर उसके बाद जो सेकेंड ईयर आया उसमें जो पॉपुलेशन है वो 5% से डिक्रीज हुई है। फिर जब सेकेंड ईयर का एंड आया था, ये इस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो थी 29925 ये थी। ठीक है, अब वो पूछ रहे देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। वो ये पूछ रहा है कि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में क्या पॉपुलेशन थी वो आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन आया ये NTA नेट पेपर 1 में 21 जून 2019 को आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट ईयर ये रहा, बेटा यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी स्टार्टिंग में, उस पॉपुलेशन में पूरे साल में 5% इंक्रीज हो गया। ठीक है, दैट मीन्स जो ये पॉपुलेशन स्टार्टिंग में थी, मान लो स्टार्टिंग में 100 पीपल थे जस्ट एग्जांपल, उसमें पूरे साल में 5% और बढ़ गए। तो 5% 100 का कितना होता है, 5 लोग और बढ़ गए, तो लास्ट में एंड में कितने हो गए, 105 लोग हो गए।
अब फर्स्ट ईयर जहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जहां फर्स्ट ईयर खत्म हुआ वहां पे कितने लोग हैं? 105। जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का एंड और सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग सेम ही तो होगा ना। तो इसको मैंने कलर कर दिया, ये गैप नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में 105 लोग हैं। फिर उसने कहा सेकेंड ईयर के पूरे दौरान में 5% से उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। तो 5% किसका? 105 का। तो 5% 105 का मान लो जितना भी आ रहा है, मान लो आपका आ रहा है 7। जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। आई एम नॉट करेक्ट कि 5% 105 का कितना आ रहा है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ बेटा, ठीक है। 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 105 में से फिर 7 को हम माइनस कर देंगे, तो ये समथिंग हो गया आपका 98 ना, जस्ट एक एग्जाम्पल। तो ये हमारी पॉपुलेशन है सेकेंड ईयर के एंड पे। अब ये तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसने बोला है कि जो पॉपुलेशन है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर दिस, ये पॉपुलेशन की वैल्यू हमें दी हुई है 29925। ये हमें पॉपुलेशन की वैल्यू गिवन है। वो ये जानना चाह रहा है कि ये पॉपुलेशन कितनी थी बिगिनिंग में फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में नहीं पूछ रहा। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? सेकेंड ईयर के एंड में पॉपुलेशन इतनी गिवन है, और पूछ क्या रहा है? फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कितनी पॉपुलेशन है, ये पूछ रहा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है। अब जिसको ये क्वेश्चन करने का तरीका आता है, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया, वो अपने आप कर सकता है। जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ वीडियो को कंटिन्यू रखे, ठीक है बेटा। देखो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी वे में कराती हूँ क्योंकि मैं सब कुछ इकट्ठे लिखती हूँ और आपको समझाने के लिए लिखती हूँ। आप जब करेंगे क्वेश्चन तो आप शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है इतना कुछ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है। बेटा देखो, फर्स्ट ईयर में मैंने पॉपुलेशन बोली कि इंक्रीज होनी है 5% से, मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ पहले। फिर सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन मेरी डिक्रीज होनी है 5% से। फिर उसने बताया कि जब सेकेंड ईयर का एंड आएगा, जो लास्ट डे है सेकेंड ईयर का, उस दिन जो पॉपुलेशन है वो 29925 है। तो मैंने कह दिया कि इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर पॉपुलेशन इज एक्स। सपोज ये बेटा, ये मेरा सेकेंड ईयर है, ये मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, ठीक है। सेकेंड ईयर के उसने मुझे एंड में बोला 29925 पॉपुलेशन है। तो मैंने बोला कि बिगिनिंग में मान लो जो पॉपुलेशन है वो एक्स है, ठीक है। और पूरे दौरान जो डिक्रीज हुआ है वो 5% से डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। दैट मीन्स 5% किसका? पॉपुलेशन का ही। तो पॉपुलेशन है कितनी बेटा? एक्स। तो 5% एक्स का जो भी आंसर आया वो एक्स में से कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पॉपुलेशन 100 है, ठीक है। 100 पॉपुलेशन है, दौरान में 5% डिक्रीज हो गई, तो 5% किसका? 100 का। तो कितना हुआ? 5। तो इसका मतलब 100 में से 5 लोग मर गए, तो बचे क्या? 95। तो बेटा आपने ये 5 कैसे निकाला? आपने 5 निकाला 5% ऑफ 100। तो वैसे ही बेटा पॉपुलेशन कितनी है? एक्स। आपने बोला 5% डिक्रीज हो गए, तो 5% किसका? एक्स का। तो x में से 5% डिक्रीज होने के बाद जो पॉपुलेशन बचती है वो है 29925। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, x का x माइनस 5% x इज इक्वल टू 29925। x का x 5/100 कितना होता है? 5 1 5, 5 20 100, तो 1/20 x इज इक्वल टू 29925। क्लियर? x माइनस 1x अपॉन 20 इज इक्वल टू 29925। बेटा आप एलसीएम लो, 20 और 1 का एलसीएम होता है 20, ठीक है। 20 और 1 डिवाइड किया 20 इंटू एक्स किया 20x, ठीक है। 20 को 20 से डिवाइड किया 1 को 1x से मल्टीप्लाई किया 1x। दैट मीन्स 20x माइनस 1x ये रहा अपॉन 20 ये रहा इज इक्वल टू 29925। बेटा 20x में 1x कट गया तो बचा 19x अपॉन 20 इज इक्वल टू 29925। अब ये ऐसे है 19x अपॉन 20 इज इक्वल टू 29925। बेटा ये 20 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 29925 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया ये रहा, और 19 को डिवाइड कर दिया अपॉन में, ये आंसर आ रहा है मेरे पास 31500। 31500। इसका मतलब है कि जो सेकेंड ईयर मेरा था उस सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी? 31500। ये स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर दौरान 5% डिक्रीज हुई पॉपुलेशन,
5% डिक्रीज हुई पॉपुलेशन, तो 31500 में से 5% डिक्रीज होने के बाद अब जो पॉपुलेशन हो गई वो कितनी हो गई, 29925। क्लियर हुआ पॉइंट। बट यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन आई है, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर की। हमें फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग की पॉपुलेशन निकालनी है। अब ध्यान से समझना, मैंने और आगे क्या लिखा है, पॉपुलेशन इन बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। हमने पॉपुलेशन इन बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर को क्या माना था, एक्स। बेटा वो किसके इक्वल होगी, पॉपुलेशन एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये ध्यान रखना, क्यों बेटा, ये मेरा फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग ईयर और फर्स्ट ईयर का एंडिंग ईयर। बेटा यहीं से तो सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा ना। तो फर्स्ट ईयर का एंड किसके इक्वल है, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग के लिए। यही चीज मैंने लिखी है, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग किसके इक्वल है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फर्स्ट ईयर की कहानी लिखूंगी। फर्स्ट ईयर की कहानी को यूज करके मैं पहले क्या बोलूंगी कि जो बिगिनिंग में पॉपुलेशन थी, मान लो वो y थी, पूरे साल जो पॉपुलेशन है वो 5% से इंक्रीज हुई, और एंड में पॉपुलेशन कितनी है, 3150। क्यों, क्योंकि यही एंड है फर्स्ट ईयर का और यही बिगिनिंग है सेकेंड ईयर की। तो बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर की तो पॉपुलेशन मुझे पता है 31,500 है, इसलिए एंड में 31,500 लिखा। क्लियर हुआ। अब देखो, मैंने सपोज करा कि फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग की पॉपुलेशन y है, तो ये y है पॉपुलेशन, उसमें 5% इंक्रीज हुआ। बेटा इंक्रीज होता तो हम ऐड करते हैं, तो y का y प्लस 5%। 5% को कैसे लिखते हैं, 5/100, और 5% किसका, पॉपुलेशन का, तो y का। और बेटा दोनों को ऐड करने के बाद हम एंड पर पहुंचे, एंड पर पॉपुलेशन कितनी है, ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया, 31500। ठीक है, ये आ गया। अब वही चीज है, 5/100 को काटा 1/20, तो बेटा यहां y है प्लस 1y/20। ठीक है, ये थोड़ा सा ना स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है। अब इन दोनों को एलसीएम लिया, 20 और 1 का एलसीएम होता है बेटा 20। 20 और 1 को डिवाइड किया 20 को y से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा कितना आता है 20y। ठीक है, प्लस का प्लस, 20 को 20 से डिवाइड किया 1 को 1y से मल्टीप्लाई किया 1y, दैट इज 20y प्लस 1y/20 तो ऑलरेडी है, और इक्वल्स टू 31500। अब बेटा 20y में 1y ऐड किया तो 21y अपॉन में 20 इज इक्वल टू 31500। सेम वही चीज है जो आपने पहले करी थी, 21/20y इज इक्वल टू 31500। अब बेटा ये जो 20 है यहाँ डिवाइड में हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है 3150 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, और ये जो 21 ऊपर मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बेटा, तो 21 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 30,000। तो 30,000 की कहानी अब समझना क्या है बेटा, दैट मीन्स शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी वो 30,000 थी, उसमें 5% इंक्रीज हुआ तो मेरे पास पॉपुलेशन बन गई 31,500। फिर उसमें 5% डिक्रीज हुआ तो मेरे पास पॉपुलेशन बन गई 29925। ये पॉपुलेशन मुझे गिवन थी और मुझे कौन सी पॉपुलेशन निकालनी थी, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर की। तो पहले मैंने क्या किया, जो पॉपुलेशन 29925 मुझे गिवन है एंड में, उसका मैंने बिगिनिंग निकाला। बिगिनिंग मैंने माना कि x है, इस x में 5% डिक्रीज हुआ तो मेरे पास 29925 आया। फिर x की वैल्यू आ गई 31500। फिर मैंने इसको y माना, y में 5% इंक्रीज हुआ तो मेरे पास ये वैल्यू आनी थी, तो फिर y की वैल्यू आ गई 30,000। तो जो क्वेश्चन था वो ये पूछ रहा था कि बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में क्या पॉपुलेशन होगी, तो वो बेटा 30,000 होगी। क्लियर हुआ। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है 30,000। क्लियर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया आपको। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको किस पॉइंट पे कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, कि कहां पर मैंने आपको नहीं समझ आया, कि मैंने इस पॉइंट पे ये क्यों लिया, कैसे लिया। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द सिक्स्थ नंबर इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज 32। बेटा हमें कोई सीक्वेंस दी हुई है नंबर्स की, और जो सीक्वेंस का मतलब है पहले ये नंबर है, फिर ये नंबर, 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 जो भी ऐसे भी। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, इस सीक्वेंस जो है नंबर्स की, उसमें जो सिक्स्थ नंबर है 1 2 3 4 5 6, दैट इज वे जो मैंने कलर की है, ये जो नंबर है वो क्या है बेटा 32।
ठीक है। तो इसका मतलब मुझे थोड़ा बहुत ये आइडिया हो गया है कि सीक्वेंस में 6 ही नंबर दिए हुए, हो सकता है 7 नंबर भी दिए हुए, इसलिए मैंने अभी कुछ काटा वाटा नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली इस सीक्वेंस में 6 नंबर ही गिवन होंगे, ठीक है। अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं बस, चाहे आप मत मानो चाहे मानो, उससे कोई लॉजिक नहीं है। एंड ईच नंबर आफ्टर द फर्स्ट नंबर, बेटा फर्स्ट नंबर ये रहा, सॉरी फर्स्ट नंबर ये रहा, फर्स्ट नंबर के बाद आफ्टर, आफ्टर का मतलब है फर्स्ट नंबर के बाद, फर्स्ट नंबर के बाद जो भी नंबर आ रहा है ये, ईच नंबर आफ्टर द फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 4 लेस है, दैट मतलब 4 कम है। 4 कम किससे है? दैन द नंबर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, बेटा जो भी नंबर है वो 4 कम है किससे? जो नंबर उससे प्रीसीडिंग है। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? मान लो ये नंबर है जिसपे मैं अभी सर्कल कर रही हूं, ये नंबर है, ये जो नंबर है ये 4 कम है किससे? इससे। प्रीसीडिंग का मतलब होता है उससे पहले वाला। फिर ये जो नंबर है ये 4 कम है अपने प्रीसीडिंग नंबर से। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है पॉइंट? फिर ये जो नंबर है ये 4 कम है इस नंबर से। फिर ये जो नंबर है ये 4 कम है इस नंबर से। फिर ये जो नंबर है ये 4 कम है इस नंबर से। और फिर ये जो नंबर है ये 4 कम है इस नंबर से। ये ऐसे सीक्वेंस बनाई गई है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? क्या बोलना चाह रही हूं मैं? तो अब आपको बेसिकली निकालना क्या है? अब आपको वो सीक्वेंस निकालनी है कि सीक्वेंस में जो नंबर प्लॉट किए गए हैं ये नंबर है क्या? What will be the third number in the sequence? जो सीक्वेंस बनाई गई है उस सीक्वेंस में थर्ड नंबर कौन सा है? बेटा अगर आप देखो, अब थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सीक्वेंस ऐसे बना रही हूं, मुझे पता ही नहीं है कितने नंबर्स हैं, तो बेटा थर्ड नंबर तो कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर पाऊंगी मैं। हो सकता है इस सीक्वेंस में 7 हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो थर्ड नंबर मेरा ये है। बट ये भी तो हो सकता है बेटा कि इस सीक्वेंस में 8 हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड नंबर मेरा ये। दैट मीन्स हर टाइम जो मेरा थर्ड नंबर है वो थर्ड नंबर ही रहेगा, बट मुझे अपनी सीक्वेंस को डिफाइन तो करना पड़ेगा कि कहां तक है। बेटा कहीं पर भी इसमें ये नहीं लिखा कि सीक्वेंस यहां तक है, तो इस वजह से आप ये मान के चलेंगे कि जो 6th नंबर है सीक्वेंस में वही हमारा लास्ट डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स ये नहीं है, हमारे यहां तक हमारी सीक्वेंस है। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में 6 ही नंबर है, ये अज्यूम करके आपको चलना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? आप नहीं भी अज्यूम करना चाहते, इट्स योर चॉइस, बट मोस्ट प्रोबेबली ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसको ये क्वेश्चन करने का तरीका आ गया, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया वो करे, जिसको नहीं समझ आया मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूं, आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप ये लिखो बेटा, सीक्वेंस में जो जो आपके नंबर्स है, बेटा हमें नंबर्स पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपने नंबर्स को अल्फाबेट्स में लिख रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है ABCDEF, ये मैंने लिख दिया 6 नंबर्स है। मुझे 6th नंबर पता है सीक्वेंस में कितना है, 32। इसका मतलब अब मेरी सीक्वेंस क्या होगी बेटा, A का A, B का B, C का C, D का D, E का E और F की जगह मैं क्या लिखूंगी, 32। क्यों? क्योंकि जो F है वो 6th नंबर है सीक्वेंस में, और जो 6th नंबर है वो तो मुझे पता है 32 है, तो मैंने लिख दिया। अब उसने बोला एवरी नंबर आफ्टर द फर्स्ट नंबर, बेटा इस सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर कौन है, A, तो A के बाद कितने नंबर्स हैं, B C D E, तो B C D E 32, 32। ये क्या है, ये 4 लेस देन है। किससे लेस देन है बेटा, जो नंबर उनसे इमीडिएटली प्रीसीड कर रहा है। दैट मीन्स जो मेरा B नंबर है, B नंबर के आगे बेटा क्या नंबर आता है, A। दैट मीन्स जो मेरा B नंबर है वो 4 कम है किससे, A से। बेटा जो मेरा C नंबर है उससे पहले नंबर कौन सा आता है, B। दैट मीन्स जो मेरा C नंबर है वो 4 कम है किससे, B से। बेटा जो मेरा D नंबर है, D नंबर से पहले क्या आता है, C। जो मेरा D नंबर है वो 4 कम है किससे, C से। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में अगर मैं प्रीसीडिंग वर्ड काट कर सक्सीडिंग लिख दूं
तो सक्सीडिंग का मतलब होता है उसके पीछे का नंबर, ये ध्यान रखना। प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्रीसीड, पहले। पहले को कैसे बोलते हो? प से बोलते हो ना, प, पी से ना, तो प्रीसीडिंग को भी पी से बोलते हो। तो पहला मतलब प्रीसीडिंग, और सक्सीडिंग का मतलब होता है सक्सीड करना। सक्सीड का मतलब होता है उसके पीछे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये ध्यान रखना पीछे। तो इस उसके पीछे का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सी नंबर है, सी नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है? डी। तो जो सी नंबर है वो 4 कम है डी से, फिर हम ऐसे बोलते हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं? डी सी से 4 नंबर कम है। बात समझ आ रही है? अभी हम प्रीसीडिंग की कहानी बोल रहे हैं, बट अगर मैं प्रीसीडिंग की जगह वर्ड सक्सीडिंग कर दूं तो फिर क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। मेथड सेम रहेगा पर तरीका बदल जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, जो चीज मुझे गिवन है ना 32, इसी का हम लॉजिक पहले स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जो चीज हमें गिवन होती है उसी को यूज करके आप क्वेश्चन को आगे लेके जा सकते हो। बेटा नंबर एफ है हमारा 32, मैंने ब्रैकेट में लिखा है 32। नंबर एफ, बेटा एफ से पहले प्रीसीडिंग कौन हुआ? ई। इसका मतलब है जो मेरा एफ है, जो मेरा एफ है वो 4 कम है किससे? ई से। यही होता है ना, यही तो लिखा है। हर एक नंबर जो है वो 4 लेस देन है नंबर, हर एक नंबर एफ जो है वो 4 लेस देन है अपने प्रीसीडिंग नंबर से। इसका मतलब जो एफ नंबर है वो ई से, ई नंबर में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तभी तो एफ आएगा। ठीक है, तो नंबर एफ जो है 32 है, वो 4 लेस देन है ई से। तो बेटा ई नंबर बड़ा होगा, उसमें से 4 माइनस किया तो एफ आएगा। तो ई माइनस 4 कितना हुआ? एफ 32। बेटा नंबर ई कैसे निकालेंगे? नंबर ई -4 इधर है, उधर जाके क्या होगा? +4। तो 32 में 4 ऐड किया तो 36। इसका मतलब है ये ई है और ये एफ है। एफ मेरा 32 है, ये जो एफ है ये 4 कम है किससे? ई से। इसका मतलब ई मेरा 36 ही तो होगा। 36 में से 4 कम करूंगी तभी तो 32 आएगा। जो नंबर ई है मेरा वो 4 कम है किससे? डी से। यही तो बोला है। इसका मतलब डी कितना होगा बेटा? 40 होगा। क्यों बेटा? जो ई है वो 4 कम है डी से, डी में 4, 40 में 4 कम कर दो 36 से तो होगा। और वैसे भी करके भी दिखा देती हूँ बेटा मैं आपको। देखो नंबर ई जो है, नंबर ई जो है वो 4 कम होगा डी से। ई जो नंबर है वो डी से 4 कम ही तो होगा, है ना? तो d -4 कितना होगा? ई तो मैंने अभी निकाला 36 है बेटा, -4 उधर जाके क्या होगा? +4। तो 36 में +4 किया तो 40, तो नंबर डी आपका 40 आ गया। अब डी जो नंबर है वो 4 कम है किससे? सी से, प्रीसीडिंग नंबर से। इसका मतलब डी मेरा 40 है, डी कम है 4, डी कम है 4। कितना 4 कम है? लेस देन 4 है किससे? सी से। इसका मतलब सी बड़ा होगा ना। सी में अगर इस 4 में ऐड कर दूं 44, सी से डी कम है 4। देखो 44 में से 4 गया तो 40 हुआ। बात समझ आ रही है? नहीं तो मैं करके भी दिखा देती हूँ। जो नंबर डी है मेरा वो 4 कम है सी से, तो 4 कम है सी से। इसका मतलब है जो नंबर डी है मेरा, अगर मैं सी में से 4 को काट दूं तो डी आता है। डी तो मैंने पहले ही निकाल लिया 40 में +4 कर दूंगी तो मेरा सी आ जाएगा। तो 44 मेरा क्या हो गया? सी। अब दूसरी चीज बेटा, सी जो मेरा नंबर है वो बी नंबर से 4 छोटा है ना? जो सी नंबर है उसमें से अगर बी में से अगर मैं 4 को काट दूं तब मेरे पास सी आता है। सी तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया 44। इस -4 को अगर मैं +4 कर दूं 48 तो मेरा बी आ जाएगा। तो बी आ गया 48। फिर जो मेरा बी नंबर है वो 4 कम है ए नंबर से। इसका मतलब है जो मेरा बी आएगा वो कैसे आएगा कि अगर मैं ए में से 4 को माइनस कर दूं, बी तो ऑलरेडी आया हुआ है। बी कितना है? 48। 48 में +4 कर दूं तो 52 होता है। फिर 52 क्या आ गया? ए आ गया। बात समझ आई? अब देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है और एफ भी है। अब मुझे क्या है? सीक्वेंस लिखनी है। तो बेटा मैंने सीक्वेंस लिख दी ए बी सी डी ई एफ। देखो 6 ही नंबर है ना। तो अब हमें क्या निकालना है? तीसरा डिजिट। तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा कितना हुआ? 44। बात समझ आई है? थर्ड डिजिट निकालना है ना। तो थर्ड डिजिट क्या है बेटा? 44 = सी। पॉइंट क्लियर हुआ है? ठीक है, तो हमारा जो नंबर आया है वो है 44। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 44।
आंसर क्या है, C इज इक्वल टू 44। तो इस क्वेश्चन में जो मेन लॉजिक था वो प्रीसीडिंग का लॉजिक था कि जो नंबर है वो नंबर 4 कम है किससे, पहले वाले नंबर से। इसका मतलब जो पहला वाला नंबर है वो बड़ा होगा और जो अपना नंबर है वो छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमने f पढ़ा तो f जो है वो e से छोटा है, तो e बड़ा होगा और f कम छोटा होगा। तो e में अगर मैं कम कर दूं तभी तो f तक पहुंचूंगी। तो ये मेन कहानी थी, प्रीसीडिंग की कहानी इस क्वेश्चन में थी। अगर प्रीसीडिंग की जगह सक्सीडिंग वर्ड आ जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो बदल जाएगा। उस क्वेश्चन को बदलकर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर क्या होगा कि जो e नंबर है वो क्या है, 4 लेस देन है द नंबर सक्सीडिंग इट। दैट मीन्स जो e है, जो f उसको सक्सीड कर रहा है, सक्सीड का मतलब है पीछे, कि जो e नंबर है वो क्या है, 4 लेस देन है f से। तो इसका मतलब f में अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तब जाके मेरे पास e आता है। बात क्लियर हुई? तो इक्वेशन फिर ऐसे हो जाती, बट अभी इक्वेशन कुछ और बनकर आई है। तो कहने का मतलब है आपको वर्ड ध्यान से पढ़ने हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या एक्चुअली में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, वीडियोस को थम्स अप जरूर दिया करें, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और कंसेप्ट को इजीली समझें। ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, एंड प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें और वीडियो को जरूर लाइक करें। एक थम्स अप तो बनता है प्लीज। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, मैं भी मेहनत कर रही हूँ कि आप लोग को हेल्प करा सकूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।